Hello guys, good evening everyone. This is Azad. We will discuss about MCQs. जैसा कि आप लोगों को पता है, हम MCQ की श्रृंखला को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप हालांकि समय पर पढ़ाई के मूड में कम ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं। जो लोग बहुत सीरियस होंगे वो पढ़ रहे होंगे, जो बहुत सीरियस नहीं होंगे वो जब उन्हें कंफर्ट जोन लगेगा तब इस सेशन को देख लेंगे। ठीक है, आपको पता है कि हमने संवैधानिक विकास से अपनी बातचीत को शुरू किया था। कहां से शुरू किया था? संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। और इस संवैधानिक विकास वाले टॉपिक पर हम करीब 25 MCQ सॉल्व कर चुके हैं। अब 25 MCQ सॉल्व कर लिए हैं। ऐसा तो है नहीं कि संवैधानिक विकास में से मैंने कुछ अधिनियम चूज किए और वहां से 25 MCQ करा दिए। मैंने ओवरऑल से कराए हैं। तो आप कई एक एक्ट के बारे में अवगत हो चुके हैं अब तक। तो अब मैं 25 के आगे 15 MCQ और आपको इसमें कराने वाला हूं, क्योंकि 40 का मैंने टारगेट रखा था। तो 40 MCQ इसमें हो जाएंगे। लेकिन आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट ये है कि अगर आपके पहले क्वेश्चन गलत हो रहे थे तो अब आपके गलत होने की संभावना कम है, क्योंकि कई एक क्वेश्चन ऐसे होंगे जिन पर बेस्ड दूसरे आप क्वेश्चन कर चुके होंगे। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो जिस टॉपिक से आते हैं उस टॉपिक पर आपने एक आध दो क्वेश्चन कर लिए हैं, तो इसलिए आप सही ज्यादा करेंगे। ठीक है, अच्छा मुझे बताते रहिएगा ऑडियो वीडियो सब क्लियर है या नहीं है, कमेंट करके। मैं कमेंट आप लोगों का देख रहा हूं। ठीक है, चलिए। तो हमारा जो 25 नंबर क्वेश्चन है, जिसको हमने होमवर्क में भी दिया हुआ था, शायद आपको याद नहीं होगा। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, भारतीय विधायिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। कब बनाई गई? 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा, 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा, 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा, 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा। ये आपके सामने विकल्प हैं, तो जल्दी से आप चूज करके बताइए विकल्प, किस विकल्प के साथ आप जाना पसंद करेंगे। सभी लोग आंसर करें। चलिए देखिए ध्यान से। द्विसदनीय व्यवस्था वो होती है जहां दो सदन हो, दो सदन। तो दो सदन की व्यवस्था के संदर्भ में ये 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है ये इंपॉर्टेंट है। तो आंसर तो आपका ये है, लेकिन आपको इस अधिनियम के बारे में बहुत सारी बातें पता होंगी, है ना। इस अधिनियम से प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी। पहली बात तो आप यही जानते हैं, केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान करके उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण को कम किया गया था। ये बात आप जानते हैं। प्रांतीय विषय दो भागों में बटे थे, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषय वास्तव में वो हुआ करते थे जिन पर शासन करने के लिए गवर्नर जो है अधिकृत था, गवर्नर इन पर करता था शासन, और इस कार्य में उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। पहली बात। दूसरी बात यह कि जो आरक्षित विषय हैं इन पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद वो काम करती थी, और वास्तव में इसके संबंध में वो उत्तरदायी लोग शामिल नहीं थे। दूसरी बात यह कि यहां हमारे भारत में पहले एक सदनीय व्यवस्था चल रही थी। इससे पूर्व आप देखेंगे तो आपको एक सदनीय व्यवस्था में भारतीय विधान परिषद दिखाई दे जाएगी। भारतीय विधान परिषद, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये अब इसके स्थान पर
द्विसदनीय व्यवस्था बनाने का प्रयास किया गया 1919 के अधिनियम में, और ये होता है दोस्तों पहली बार, ये ध्यान रखना है। दूसरा काम ये भी हुआ कि प्रत्यक्ष निर्वाचन डायरेक्ट इलेक्शन की बात हुई इसमें, यानी प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था भी प्रारंभ की गई, द्विसदनीय व्यवस्था भी प्रारंभ की गई इसमें, और वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक कर दिया, है ना। जो गवर्नर जनरल की परिषद हुआ करती थी उसमें 6 सदस्य हैं, तो इनमें 3 सदस्य भारतीय होंगे, ऐसा कर दिया। तो खैर उत्तर आपको मिल गया, बी उत्तर है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? जो भारतीय लोग थे उनको विधान परिषदों में बजट पर बहस करने की शक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा। बजट पर बहस करने की शक्ति कब मिली? बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, ये जो आप देख रहे हैं विकल्प, इनमें एक अधिनियम आता है 1892 का अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम। ये 1892 के भारत परिषद अधिनियम ने बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की। पहली बात, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात थी उस समय तक, क्योंकि बजट पर बोलने का अधिकार नहीं था किसी को, बहस की तो बात छोड़ दीजिए। दूसरा, इसी समय कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए व्यवस्था की गई कि कार्यपालिका में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनका उत्तर, कार्यपालिका के प्रश्न। दूसरी व्यवस्था ये हुई इस अधिनियम के माध्यम से। तीसरी व्यवस्था यह की गई कि केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैंबर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान किया गया। इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद, नगरपालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चैंबर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति दे दी। तो ध्यान रखिए, गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति, तो ये सब प्रोविजन आपको इसी एक्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए, किन अधिनियमों द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अंशतः व पूर्णतः समाप्त कर दिया गया? बताइए। व्यापारिक एकाधिकार को अंशतः और पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। देखिए, एक बात आपको बहुत अच्छे से समझनी होगी कि सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी EIC का आगमन भारत के लिए होता है। ठीक है, अब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये तो प्राइवेट कंपनी है ना, प्राइवेट कंपनी है, लेकिन इस प्राइवेट कंपनी ने भारत में शासन की शुरुआत कर दी, शासन की शुरुआत, क्योंकि ये कंपनी बहुत सारे शेयर होल्डर से बनी थी, शेयर धारक। अगर आप थोड़ा बहुत शेयर मार्केट वगैरह पढ़ते होंगे तो आपको समझना चाहिए, 2 टर्म होते हैं, एक होता है शेयर होल्डर
और दूसरा होता है स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर, कई बच्चे इन दोनों को एक दूसरे का सिनोनियम समझ लेते हैं, बड़ी गलती कर देते हैं। शेयर होल्डर एंड स्टेक होल्डर डिफरेंट विद ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे से भिन्न है। व्हाट इज कॉम्प्रिहेंसिव, तो आपको यह जानना होगा कि क्या इनमें व्यापक है। व्यापक इनमें क्या शेयर होल्डर जो है कॉम्प्रिहेंसिव है और स्टेक होल्डर कॉम्प्रिहेंसिव है। तो देखिए समझिए, शेयर होल्डर वो होता है जो किसी भी कंपनी, फर्म या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और ऐसी कोई और संस्था इसमें किसी भी प्रकार से शेयर ले लेता है। क्या ले लेता है? शेयर, अंश ले लेता है, हिंदी में कहें तो अंश या हिस्सा ले लेता है या कोई निर्धारित भाग खरीद लेता है, उसे कहते हैं शेयर होल्डर। लेकिन स्टेक होल्डर को हिंदी में कहते हैं हितधारक। क्या कहते हैं? हितधारक। तो जब जब किसी कंपनी की बात होगी या किसी हिंदू अनडिवाइडेड फर्म की बात हो या और किसी की बात हो, इस तरीके की और कोई फर्म चल रही है उसकी बात हो, तो उसमें स्टेक होल्डर कौन होगा? स्टेक होल्डर के लिए जिसका हित जुड़ा हुआ है उससे, वो स्टेक होल्डर होगा। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी ए है, इस कंपनी ए में जो शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर, इनका हित जुड़ा है कंपनी से कि नहीं जुड़ा है? जुड़ा है। तो शेयर होल्डर भी स्टेक होल्डर में एक पार्ट के रूप में आते हैं। गवर्नमेंट भी शामिल है, गवर्नमेंट भी स्टेक होल्डर है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का हित इसलिए जुड़ा है कंपनी से क्योंकि कंपनी से वो टैक्स लेती है, तो टैक्स की वजह से सरकार का भी हित जुड़ गया है। जो संबंधित समाज है उस समाज का भी हित जुड़ा हुआ है, क्योंकि उस समाज के संसाधनों का दोहन हो रहा है उस कंपनी के द्वारा। और इसके अलावा इन्वायरमेंट भी उसका एक स्टेक होल्डर है, पर्यावरण भी एक हितधारक है, क्योंकि पर्यावरण का हित भी जुड़ा हुआ है उस कंपनी से। तो इसलिए आपको समझना होगा कि अगर बड़ा गोला जो है हितधारक है, स्टेक होल्डर, बड़ा गोला, तो छोटा गोला शेयर होल्डर है, अंशधारक। ये मेरे ख्याल से आपकी बात क्लियर हो गई होगी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी वास्तव में ऐसे ही बहुत सारे शेयर होल्डर्स के माध्यम से बनाई गई और भारत में आई व्यापार के उद्देश्य से। लेकिन भारत में हमारा अपना अलग ही राय था, फैला हुआ था। मराठी लड़ रहे हैं जाकर के अपना कर्नाटक में, कर्नाटक वाले सोच रहे हैं कि नहीं हम इनको भगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इधर नॉर्थ में आके देखेंगे तो सिख अलग लड़ रहे हैं, राजपूत लड़े जा रहे हैं। अपना मतलब हमारा आपसी जो मतभेद था उसने एक व्यापारिक कंपनी को अवसर दिया शासन संबंधी कार्यों में भागीदारी के लिए, और हमारी आपसी फूट का फायदा उठाया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, शासन स्टेब्लिश कर दिया। अब ऐसे में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत में व्यापार करने के लिए, तो वो व्यापारिक एकाधिकार लेकर के आई थी ब्रिटेन की संसद से, ब्रिटेन की पार्लियामेंट से। अब ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने, ठीक है काम चलता रहा, समय समय पर इनको जो एकाधिकार दिया था इसको एक्सटेंड करते रहे कि चलिए 10 साल के लिए और बढ़ा देते हैं, 10 साल के लिए और बढ़ा देते हैं, ऐसे करके धीरे धीरे इसको रेगुलेट करने के लिए अलग अलग तरह से अधिनियम आने लगे। जैसे सबसे पहली बार जो रेगुलेट करने के लिए आया वो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। ये कंपनी को ही तो रेगुलेट करने के लिए आया था। कंपनी के जो क्रियाकलाप चल रहे हैं, कंपनी जो प्रोसीजर फॉलो कर रही है, उसको रेगुलेट करने के लिए आया। तो ये एक वो दौर था जब कंपनी ही केवल भारत में व्यापार कर रही थी। ब्रिटेन का मतलब कंपनी एक, ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी में जो कर्मचारी थे उनके भी अपने व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, तो वो भी व्यापार नहीं कर सकते। मतलब एकदम चरम एकाधिकार है, एक्सट्रीम मोनोपोली। और इस एक्सट्रीम मोनोपोली को खत्म तब किया गया जब 1813 का चार्टर आता है। 1813 के चार्टर में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। बस 2 चीजें छोड़ दी। एक तो छोड़ दिया
चीन के साथ में जो व्यापार हो रहा था वो, और दूसरा छोड़ दिया जो चाय का व्यापार हो रहा था वो। अब चूंकि किताबों में ये लिखा होता है कि चीन और चाय के व्यापार को छोड़कर समस्त व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। तो हमारे जहन में कभी कभी आ जाता है कि अच्छा चीन के साथ जो है चाय का व्यापार चल रहा होगा। ऐसा नहीं है, ये दोनों अलग अलग टर्म है। मतलब जितना चीन के साथ व्यापार हो रहा था उसमें अभी एकाधिकार बचा हुआ था, जितना चाय का व्यापार हो रहा था वैश्विक स्तर पर उसमें भी एकाधिकार था। इसलिए ये दोनों एकाधिकार को छोड़ करके बाकी सभी एकाधिकार समाप्त कर दिए गए 1813 के चार्टर से। और ये जो बचा हुआ था चीन और चाय वाला, ये 1833 के चार्टर से समाप्त कर दिया गया। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अंशतः 1813 में और पूर्णतः 1833 में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब मेरे ख्याल से आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग गठन किया गया या गठित किया गया? वारेन हेस्टिंग्स, कार्नवालिस, मिंटो, मैकाले। बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बताइए सभी लोग आंसर। देखिए समझिए ध्यान से, जो लॉर्ड मैकाले है, लॉर्ड मैकाले को प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में गठित किया गया है ना, नियुक्त किया गया। और इस प्रक्रिया की जो शुरुआत हो रही है वो 1833 के चार्टर से हो रही है। 1833 के चार्टर में एक्चुअली एक जो बड़ा चेंज हुआ था वो ये कि जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था अब तक, बंगाल का गवर्नर, इस बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर घोषित कर दिया। भारत का गवर्नर, और भारत के गवर्नर के पद पर पहला व्यक्ति जो आसीन हुआ वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और इसी व्यक्ति के प्रयासों से हमें यह सब कुछ साकार होते हुए दिखाई दिया। अगला प्रश्न देखिए, सरकारी सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की प्रक्रिया किस अधिनियम द्वारा शुरू हुई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1813 का चार्टर, 1853 का चार्टर, 1833 का चार्टर। बताइए आंसर क्या होगा। सभी लोग बताइए।
देखिए ध्यान से समझिए, जो चार्टर एक्ट आ रहे थे, उन चार्टर एक्ट में एक चार्टर एक्ट आता है 1853 का। 1853 का जो चार्टर एक्ट है, ये अपनी एक बात के लिए बड़ा प्रसिद्ध हुआ, बड़ा ही लोकप्रिय हुआ। वो बात आप जान लीजिए कि गवर्नर जनरल की जो परिषद हुआ करती थी, गवर्नर जनरल की परिषद परिषद पहले वही सारे कामों को करती थी, लेकिन इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल की परिषद के कार्यों का विभाजन कर दिया, कार्यों को अलग अलग कर दिया। यानी परिषद के विधायी कार्य अलग कर दिए और प्रशासनिक कार्य अलग कर दिए, प्रशासनिक कार्य अलग कर दिए। यह किया गया। दूसरा बड़ा जो परिवर्तन आया वो ये आया कि सिविल सेवकों की भर्ती और चयन के लिए, सिविल सेवकों की भर्ती और चयन के लिए क्या किया, प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत की। प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत, और इसी अधिनियम के आधार पर 1854 में मैकाले समिति का गठन किया गया। मैकाले समिति, ध्यान रखिए, मैकाले का संबंध वैसे विधि सदस्य के रूप में था, लेकिन मैकाले समिति का संबंध सिविल सेवा में सुधार से था, है ना। सिविल सेवा के संबंध में ये मैकाले समिति बनी थी। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम का प्रारंभ किस अधिनियम से माना जाता है? 1813 का चार्टर, 1833 का चार्टर, 1853 का चार्टर, 1892 का भारत परिषद अधिनियम। बताइए आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर करें। देखिए ध्यान से समझिए, जो अब तक व्यवस्था चली आ रही थी केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में, दोनों जगहों पर, कहां पर, केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषद, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद दोनों जगहों पर, तो यहां जो चुनाव हो रहे थे खासकर गैर सरकारी सदस्यों का, गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति, सदस्यों की नियुक्ति परोक्ष, परोक्ष का मतलब अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट रूप से चुनाव से होने लगी। यह परिवर्तन हमें देखने को मिला तो 1892। अगला क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय विधि सदस्य थे। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय विधि सदस्य, ये आपको बताना है। तो बताइए मुझे जल्दी से कमेंट करके।
देखिए, BN राव तो संविधान के सलाहकार थे ना, संविधान के सलाहकार। BR अम्बेडकर आप जानते हैं प्रारूप समिति के सदस्य है ना, प्रारूप समिति के सदस्य। तेज बहादुर सप्रू आपको पता है स्वतंत्रता सेनानी। और ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है, ये गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे, इसलिए सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई? केंद्रीय विधान परिषद, ध्यान रखिए, 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा, 1909 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा, 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा, 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा। बताइए आंसर क्या होगा? चलिए देखिए, 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद नहीं, इसे भारत शासन अधिनियम कहेंगे तो आप ज्यादा सही रहेगा। आपको यह ध्यान रखना होगा, सबसे मुख्य बात, कि इसे मार्ले मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है। मार्ले मिंटो सुधार, ये जो दो नाम है, इसमें मार्ले कौन है? भारत सचिव। भारत सचिव, और भारत सचिव का जो पद है ये इंग्लैंड में था। और मिंटो जो है वो भारत के वायसराय हैं, वायसराय, या कभी कभी आपको गवर्नर जनरल भी लिखा हुआ मिल जाएगा, भारत के गवर्नर जनरल। तो मार्ले मिंटो सुधार जो आया, इसके माध्यम से कई एक काम किए गए, जिसमें पहला काम यह किया गया कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि। केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषद के आकार में वृद्धि की गई। प्रांतीय विधान परिषद तो हर एक प्रांत में अलग अलग थे, लेकिन केंद्रीय विधान परिषद की अगर हम बात करें तो यहां जो सदस्य 16 हुआ करते थे, 16, उन्हें बढ़ा करके कर दिया गया 60। यानी केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य अब तक जो चले आ रहे थे 16, वो हो गए बढ़कर के 60। दूसरी बात यह कि केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा गया है ना, सरकारी बहुमत, सरकारी बहुमत को बनाए रखा गया। अब ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा और आपसे ये प्रश्न गलत होने की संभावना बनी रहेगी, क्योंकि केंद्रीय विधान परिषद में तो हमने देखा सरकारी बहुमत को बनाए रखा गया, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति दे दी गई। प्रांतीय में क्या? गैर सरकारी बहुमत की अनुमति दे दी गई, और प्रांतीय विधान परिषदों में अलग अलग
स्थान पर अलग अलग सदस्य थे संख्या में। ठीक है, तो पहली बात ये हो गई। और यहां पर मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन के आधार पर उन्हें एक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया। और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का मतलब, जो मुस्लिम प्रत्याशी है, मुस्लिम प्रत्याशी, इसे वोट देने वाले कौन होंगे? मुस्लिम ही, यानी मुस्लिम प्रत्याशी को मुस्लिम ही वोट देंगे, मुस्लिम मतदाता। ये किया गया, तो ठीक है, बी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक कहलाते हैं। जो प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया उसके जनक कौन कहे जाते हैं, ये हमें जानना है। तो देख लीजिए आप 33। चलिए, तो इसमें आप देखेंगे लॉर्ड मैकाले तो विधि सदस्य, विधि आयोग की अध्यक्षता लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये गवर्नर जनरल है। लॉर्ड मिंटो, जो मार्ले मिंटो है, तो मिंटो में ये कौन है? गवर्नर जनरल या वायसराय। लियोनेल कर्टिस, ये व्यक्ति वास्तव में यूके का रहने वाला है। कहां का? ब्रिटेन का। ब्रिटिश लेखक है ये, ब्रिटिश लेखक। और इस ब्रिटिश लेखक ने जो कई एक काम किए हैं, उनमें इसने चैथम हाउस की स्थापना की है। चैथम हाउस की स्थापना, यानी रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स की स्थापना की। और उसके साथ ही 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन में यूएस काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस की स्थापना के लिए प्रेरणा दी। गोलमेज आंदोलन के प्रमुख सदस्य भी थे ये, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, गोलमेज आंदोलन के सदस्य। इन्होंने द्वैध शासन ये कंसेप्ट दिया था, इसलिए आंसर होगा डी। चलिए, बाल्कन प्लान किस अधिनियम से संबंधित है, बताइए। बाल्कन प्लान
देखिए, जो बालकन योजना है, बालकन योजना ये 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से जुड़ी है। एक्चुअली ये जो योजना है ये माउंटबेटन की देन है। माउंटबेटन ने इसे दिया था मई 1947 में, मई 1947 में। और इस योजना के तहत बालकन योजना या बालकन प्लान, इस योजना के तहत किया क्या गया कि पंजाब व बंगाल के साथ अन्य प्रांतों को सत्ता हस्तांतरित की पंजाब और बंगाल के साथ। ठीक है, इसलिए ये थोड़ा लोकप्रिय है। डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, रेडक्लिफ, लॉरेंस, माउंटबेटन। बताइए आंसर क्या होगा? देखिए ध्यान से, जो सीमा आयोग है, सीमा आयोग का जो गठन है, सीमा आयोग का गठन, ध्यान से समझिए शब्दों को। सीमा आयोग का गठन किसने करवाया? तो गठन करवाने वाला लॉर्ड माउंटबेटन था। लॉर्ड माउंटबेटन, है ना? तो ये क्यों करवाया इस आयोग में? और कौन सदस्य था आयोग में सदस्य? तो इसमें 4 कांग्रेस के सदस्य और 4 मुस्लिम लीग के सदस्य थे। और इसमें अध्यक्ष के रूप में सर रेडक्लिफ, ठीक है, सर सिरिल रेडक्लिफ इनका नाम था। सर सिरिल रेडक्लिफ, इन्हें अध्यक्ष बनाया गया। अब ध्यान आपको यह रखना है कि जो सीमा आयोग है, सीमा आयोग भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा निर्धारित करने के लिए किया गया था, है ना? इस सीमा आयोग में 2 सीमा आयोग और निर्धारित किए गए थे। एक था बंगाल सीमा आयोग और दूसरा था पंजाब सीमा आयोग। तो जो बंगाल सीमा आयोग था दोस्तों, ये बंगाल सीमा आयोग बंगाल व असम के लिए था कि असम और बंगाल में सीमा का निर्धारण किया जाएगा, उसके लिए था ये। ठीक है, और बंगाल सीमा आयोग के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है कि बंगाल और असम को भारत और पाकिस्तान में बांटने के लिए इसका गठन किया गया था कि बंगाल और असम का विभाजन भारत व पाकिस्तान के बीच में किया जाए। बंगाल सीमा आयोग के संदर्भ में आपको एक और बात ध्यान रखनी है, इसमें 2 सदस्य हिंदू थे, 2 सदस्य मुस्लिम थे। इसमें 2 सदस्य हिंदू व 2 मुस्लिम
मुस्लिम सदस्य थे। अब 2 सदस्य हिंदू मुस्लिम, इनमें नाम भी दिए गए हैं, अगर आपको नाम याद रखने हो तो सीसी विश्वास और बी के मुखर्जी। सीसी विश्वास और बी के मुखर्जी, ये तो दोनों हिंदू सदस्य थे। 2 मुस्लिम सदस्य भी थे इसमें। वो कौन कौन थे? एक तो थे अबू सालेह मोहम्मद अकरम। तो पहले कौन? मोहम्मद अकरम। और दूसरे सदस्य कौन थे? तो वो थे साराहमान। ये दूसरे सदस्य थे। ऐसे ही पंजाब सीमा आयोग बना और इसमें न्यायमूर्ति मेहरचंद महाजन, तेजा सिंह, दीन मोहम्मद और मुनीर, ये लोगों को शामिल किया गया। यानी यहां भी 4 लोग थे, इसमें 2 हिंदू और दो मुस्लिम यहां भी शामिल किए गए। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो सीमा आयोग अध्यक्ष ये। चलिए अगला, स्वतंत्र भारत के प्रथम अंतरिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप सबको पता ही है। देखिए ध्यान से समझिए, जो सी राजगोपालाचारी हैं, सी राजगोपालाचारी 21 जून, ध्यान रखिए 21 जून 1948 से लेकर के 26 जनवरी 1950 यहां तक भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं, है ना, गवर्नर जनरल रहे हैं। फिर बात ये आ रही है कि इनसे पहले कौन था? तो इनसे पहले माउंटबेटन था, है ना, माउंटबेटन था इनसे पहले इस पद पर काबिज। दूसरी बात यह है कि ये 1951 से 52 के बीच में भारत के गृह मंत्री रहे हैं, भारत के गृह मंत्री। ठीक है, 1952 से 54 तक मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। 1952 से 54 तक मद्रास के सीएम, जो वर्तमान में अधिकांश हिस्सा तमिलनाडु में है। ठीक है, दक्षिण भारत के कांग्रेस के प्रमुख लीडर थे ये, दक्षिण भारत के कांग्रेसी नेता। तो इसलिए बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? संघीय विधान परिषद को, प्रांतीय विधान परिषद को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय गवर्नरों को? बताइए, बहुत सामान्य क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से समझिए, अवशिष्ट शक्तियां जिन्हें सूचियों में स्थान नहीं दिया गया, वे विषय हैं इसमें।
ठीक है। अवशिष्ट शक्तियां अगर कहीं संघीय व्यवस्था है तो राज्यों के पास होंगी। किसके पास? राज्यों के पास। वर्तमान भारत में ये केंद्र के पास है, केंद्र के पास। और 1935 का जो अधिनियम आया, इसमें ये शक्तियां दी गई वायसराय को। वायसराय, इसी को गवर्नर जनरल भी कह दिया जाता है, ठीक है। टेक्निकली वायसराय है तो ठीक है। 1935 में वायसराय को या गवर्नर जनरल को। सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, किस अधिनियम द्वारा कंपनी का चीन तथा पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार का एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया? बहुत बढ़िया, बताइए आंसर क्या होगा। समाप्त करने की बात नहीं हुई है, 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया, ये आपसे प्रश्न पूछा है। देखिए ध्यान से, आपको पता होना चाहिए कि 1813 का जो चार्टर अधिनियम आया, इसने व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया, है ना। लेकिन किसे छोड़कर? तो चीन के साथ व्यापार को और चाय के व्यापार को, इन दोनों को छोड़कर। तो चीन और चाय का व्यापार क्यों समाप्त नहीं हो पाया? उसके पीछे की वजह यही है कि चीन और चाय के व्यापार पर जो एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का था, जो मोनोपोली थी, उस मोनोपोली को एक्सटेंड कर दिया गया, यानी 20 वर्ष के लिए उसे और बढ़ा दिया गया। और ये भी इसी अधिनियम से किया गया। इसलिए ये 20 वर्ष बाद आप देख रहे होंगे 1833 में जाकर के समाप्त हो रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में ब्रिटिश काल में बजट की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया? 1860, 57, 46, 66। बहुत बढ़िया। ध्यान से समझिए, ईस्ट इंडिया कंपनी से, उसकी तरफ से इस एक स्कॉटिश का मतलब स्कॉटलैंड, स्कॉटिश अर्थशास्त्री थे, अर्थशास्त्री जिन्होंने ये बजट प्रस्तुत किया, उनका नाम था जेम्स विल्सन।
जेम्स विल्सन। यह अर्थशास्त्री के साथ साथ राजनीतिज्ञ भी थे, राजनीतिज्ञ। इन्होंने, जेम्स विल्सन ने बजट प्रस्तुत किया 1860 में, और डेट ध्यान रखनी हो तो 7 अप्रैल को किया था इन्होंने पहली बार बजट पेश, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से ब्रिटिश क्राउन के समक्ष यह बजट पेश किया था। बजट कहां पे पेश हुआ था? क्राउन के सामने, ठीक है। इसलिए ए विल बी द करेक्ट आंसर। ये अंतिम प्रश्न है, इसका आप उत्तर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया? इसका उत्तर आप देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।